नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर देश की पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप की जाएगी और इसके लिए सिंगरेनी कोल्ड्रीज लिमिटेड और हैदराबाद बेस्ड अल्टमेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। दोस्तों, इस रिफाइनरी में बैटरी ग्रेड के लिथियम की रिफाइनिंग की जाएगी, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और क्लीन एनर्जी के एरिया में होगा। 30,000 टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2,250 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसके ऊपर। तेलंगाना सरकार के साथ में इन दोनों कंपनीज ने ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिया है एक इन्वेस्टर समिट के दौरान, और तेलंगाना सरकार इनको फैसिलिटेट करेगी इस रिफाइनरी को सेटअप करने के लिए। एक बार जब तैयार हो जाती है तो इसके थ्रू हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस हमें कम होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट भोपाल से है, जहां पर रविशंकर मार्केट के डेवलपमेंट में भी 4 चांद और लगने वाले हैं, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को 8 हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों बेसिकली रविशंकर मार्केट को 500 करोड़ रुपीस के साथ रीडेवलप किया जा रहा है, जहां पर कई सारी नई फैसिलिटीज बनकर तैयार होनी है और उसी के अंतर्गत 8 और हाई राइज बिल्डिंग्स बनकर तैयार होंगी। हर एक बिल्डिंग 20 मंजिला की होगी और 75 मीटर से ऊपर की इनकी हाइट होने वाली है। और अभी क्योंकि अप्रूवल मिल चुकी है तो अगले 3 सालों के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगी। अगली दोस्त अपडेट असम से है, जहां पर एक मेगा फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है और इसके थ्रू हमारी कोशिश है कि यूरिया को लेकर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम किया जाए। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर प्लांट डिब्रूगढ़ के नमरुटा में बनकर तैयार होगा, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कॉम्प्लेक्स में, जहां पर एनुअली 12.7 लाख मेट्रिक टन ऑफ यूरिया प्रोड्यूस किया जाएगा। 10,601 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और यहाँ पर ज्यादातर फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आने वाली है, क्योंकि फाउंडेशन स्टोन अब रख दिया गया है तो 2030 के आसपास ये प्लांट तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर ट्रैफिक कंजेशन को लेकर बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 5 और एलिवेटेड रोड्स प्लान किए हैं और इसके लिए बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। दोस्तों इन एलिवेटेड रोड्स को कुल मिलाकर इनकी टोटल लेंथ 80 किलोमीटर के आसपास होगी। बेंगलुरु में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड्स होंगी, जहां पर अगर कुछ मेन हाइलाइट्स की बात करूं तो नागावारा जंक्शन से बगालूर मेन रोड के बीच में 17.8 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा वो इसकी मेन हाईलाइट होगा। इसके अलावा 27.1 किलोमीटर का एक और एलिवेटेड रोड मदर टेरेसा सर्कल से बगलूर विलेज की भी बनेगा। इसके अलावा 2 और फ्लाईओवर जिनकी लेंथ 10 किलोमीटर से कम है वो भी यहाँ पर प्लान किए गए हैं। एक और फ्लाईओवर जिसकी लेंथ 15-20 किलोमीटर के आसपास है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार होगा। अभी डीपीआर सबके लिए प्रिपेयर हो चुकी है और कंसल्टेंट हायरिंग को लेकर बिड्स इन्वाइट की गई हैं। अगली दोस्त अपडेट पुणे से है, जहां पर पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्लीनिंग प्लान अनवेल कर दिया है इंद्रायणी और पवना रिवर को लेकर, और इसके लिए 826.62 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों फिलहाल दोनों की दोनों रिवर्स को बड़े स्केल पर क्लीनिंग की जरूरत है, क्योंकि ये बुरी तरह से पोल्यूट हो चुकी है। इनकी क्लीनिंग को लेकर लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी और अब फाइनली जाकर कोई ठोस काम यहाँ पर हो पाया है। इंद्रायणी रिवर क्योंकि ज्यादा पोल्यूटेड है तो वहां पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। 826 करोड़ में से 674 करोड़ रुपीस इंद्रायणी के ऊपर खर्च किए जाएंगे, बाकी 152 करोड़ रुपीस पवना रिवर के ऊपर खर्च किए जाएंगे। डीपीआर इनके प्रिपेयर हो चुकी है और आईआईटी रुड़की की तरफ से टेक्निकल अप्रूवल भी आ चुकी है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसको फंड करेंगे और अभी फाइनल क्लियरेंस के लिए इसको नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के पास में सबमिट कर दिया गया है। वहां से जैसी फाइनल अप्रूवल आती है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दो सब्जेक्ट तमिलनाडु से है, जहां पर फ्रेंच मल्टीनेशनल जायंट श्नाइडर इलेक्ट्रिक उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को और एक्सपांड करने जा रहा है और इसके लिए वो 718 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों श्नाइडर इलेक्ट्रिक उन गिनी चुनी फ्रेंच कंपनीज में से एक कंपनी है जो बड़े स्केल पर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। 10 से ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देश में ऑपरेशनल है। अभी तमिलनाडु के अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के ऊपर काम करेंगे, जहाँ पर चेन्नई और कोयम्बटूर फैसिलिटीज को तो एक्सपांड किया जाएगा, जबकि होजर के होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क में एक नई फैक्ट्री वो तैयार करेंगे 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। रूफटॉप सोलर पावर, HVAC सिस्टम और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा। तमिलनाडु सरकार के साथ में ऑलरेडी इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है इन्वेस्टर समिट के दौरान। एक बार जब ये तैयार हो जाती हैं तो 650 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार भी यूपी का रोड डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट करने जा रही है और इसके थ्रू बिहार सरकार की कोशिश है कि जैसे यूपी स्टेट ने रोड कंस्ट्रक्शन में एक्सेल किया है उसी तरह की सेम चीज बिहार के अंदर भी इंप्लीमेंट की जाए। दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी के अंदर देश की किसी भी और स्टेट के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज ऑपरेशन है और सबसे ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। यूपी का रोड कंस्ट्रक्शन मॉडल ही इसका मेन कारण है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार ने यूपी एडा का फॉर्मेशन कर रखा है, जो कि डेडिकेटेड अथॉरिटी है
एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन के लिए। और क्योंकि यूपीएडा के लिए सरकार गारंटर का काम करती है, तो यूपीएडा को सरकार के नाम पर काफ़ी इजीली लोन मिल जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और इससे सरकार का भी बर्डन कम हो जाता है क्योंकि लागत तो टोल के थ्रू ही रीपे की जाती है। और यही सेम मॉडल बिहार के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। बिहार सरकार इस पूरे मॉडल को स्टडी कर चुकी है, और क्योंकि बिहार सरकार भी स्टेट में 5 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे प्लान कर रही है, तो बात इसको लेकर भी चल रही है कि स्टेट में एक डेडिकेटेड अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया जाए एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन को लेकर। देखते हैं कि बिहार वो सेम चीज़ अचीव कर पाता है जो यूपी ने की है। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहां पर झारखंड सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है उसरी वाटरफॉल के ट्रांसफॉर्मेशन को, और अब इसको एक इको टूरिज्म साइट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये वाटरफॉल झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट है। डेली हजारों में लोग यहाँ पर आते हैं। उसी प्रिविलेज का इस्तेमाल करके इस वाटरफॉल को एक इको टूरिज्म साइट में कन्वर्ट किया जाएगा। पहले फेज में वाटरफॉल का रेनोवेशन होगा, एक कॉटेज और एक पार्किंग लॉट भी यहाँ पर बनेगा। 10 करोड़ रुपये इसके लिए एलोकेट हो चुके हैं, और बाकी जो काम होंगे वो अगले फेजेस में किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर एक ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा, और भुवनेश्वर के अंदर इन्फो वैली में ये बनकर तैयार होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है, और एक सेंट्रल स्कीम के अंतर्गत इसको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। 203.37 एकड़ की एरिया में फैला होगा, जहाँ पर टोटल 201 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसको बनाने के लिए, और उसमें से 93.6 करोड़ रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 1500 करोड़ रुपये से ऊपर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ पाएगी, जिसके चलते अल्टीमेटली 3000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट चंडीगढ़ से है, जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अभी हमें बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि एक रीजनल मेडिकल हब को लेकर अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों ये रीजनल मेडिकल हब सेक्टर 53 में तैयार किया जाएगा, जहां पर 10 एकड़्स ऑफ लैंड इसके लिए एलोकेट कर दी गई है। नीति आयोग के द्वारा एक प्रपोजल सामने रखा गया था कि इस टाइप की एक रीजनल मेडिकल हब चंडीगढ़ में तैयार की जाए, ताकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड इस तरह की जो अगल बगल की स्टेट्स है उनके लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिल पाए। 1050 बेड्स की इसकी कैपेसिटी होगी, जहाँ पर 525 बेड्स का एक सेंटर बनेगा वीमेन और चिल्ड्रन के लिए, जबकि 525 बेड्स का एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर और यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए अकोमोडेशंस, एक नर्स हॉस्टल, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डॉर्मेट्रीज और कई सारी एडिशनल फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। 2160 करोड़ रुपए की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही इसको फंड करने वाली है, जिनका कहना है कि अगले 3.5 सालों के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर एक डेडिकेटेड जेटी सेटअप की जाएगी सागरमाला स्कीम के अंतर्गत, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये डेडिकेटेड जेटी ओल्ड मैंगलोर पोर्ट के पास ही बनाई जाएगी, जहां पर एक पैसेंजर क्रूज टर्मिनल और डेडिकेटेड कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। पैसेंजर लॉन्च, गोडाउन्स इस तरह की जो फैसिलिटीज है यहाँ पर बनकर तैयार होने वाली है। स्पेसिफिकली लक्षद्वीप के लिए इसको सेटअप किया जाएगा, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि जो शिप्स लक्षद्वीप की तरफ आती जाती हैं उनको बर्थिंग की काफ़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो इस जेटी के थ्रू वो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। 65 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, और क्योंकि इसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ज़रूरी है, तो एक बार जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है तो उसके बाद अग्रीमेंट वगैरह यहाँ पर साइन किए जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।